जवेरिया ने आहिस्ते से सर को बैकग्राउंड से जोड़ा। गाल नम थे, लेकिन दिल में दर्द था। ये दर्द के ही लायक था। पत्थर से मोहब्बत कर बैठने वाले दिल ऐसे ही दर्द के लायक हुआ करते हैं। बेदर्दी से गाल के दोनों अतराफ को साफ किया। दुआ अपना असर दिखाने लगी थी। सर फिर से भारी हो रहा था। कंफर्टर खुद पर ओढ़ती वो लेटी तो वजूद से उठती दौरान की खुशबू थपकी देने लगी। कमरे से निकलकर तेज तेज कदम उठाता वो सीधा लॉन में पहुंचा था। दिल अब भी उसके नरम आसार को महसूस करते हुए धड़क रहा था। लॉन के वस में आकर स्विमिंग पूल के पास सर को आसमान की तरफ उठाई गहरी सांस ली। दोनों हाथों की उंगलियों को बालों में फंसाया। ये क्या हो रहा है मुझे? लॉन में जलती रोशनियां स्विमिंग पूल में उसका अक्स बना रही थी। वो अपने अक्स को हैरत से तक रहा था। फिर एकदम बाजू नीचे किए और तेजी से ट्राउजर की जेब पर हाथ मारा। ऐसा लग रहा था कि अगर अभी सिगरेट नहीं पी तो दिमाग में होती साए साए और जोर जोर बजती धड़कन की आवाज़ जान ले लेगी। सिगरेट जेब में नहीं थी, वो तो कमरे में थी। बेचैनी से हाथ के इशारे से कुछ दूर खड़े कार्ड को अपनी तरफ बुलाया। कार्ड तकरीबन भागता हुआ पास आया। सिगरेट है सर? फूली सांसों के साथ वो हैरत से दुरान की तरफ देख रहा था। हाँ, सिगरेट है तो दो। उसकी हैरत पर झुंझुला कर कहा। सर है तो, मगर वो ये आप पी लेंगे क्या? कार्ड ने हैरत से अपनी जेब से सिगरेट निकालकर दुरान की तरफ बढ़ाई। दुरान ने बिना कोई जवाब दिए उसके हाथ से सिगरेट लिया। लाइटर? उनमें उचकाए हैरान खड़े गार्ड की तरफ देखा। गार्ड ने सरत से लाइटर जेब से निकाला और जलाकर दुरान की सिगरेट की तरफ बढ़ाया, जो वो लबों में दबा चुका था। सिगरेट चलते ही हाथ के इशारे से गार्ड को जाने के लिए कहा। इतने अरसे बाद सिगरेट का टेस्ट बदलना अजीब था, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल कमरे में जाना लग रहा था। फिजा में खुलता धुआं और दिल में बढ़ती उलझन उसे बेकल कर रही थी। जवाब एक ही था। कमरे में मौजूद वो लड़की आम से हाथ हो चुकी थी। रात के 10 बजे गाड़ी से भाई दोनों अतराफ पर मौजूद सरसब्ज खेत तेजी से पीछे छूट रहे थे और वो गाड़ी से आज शफाफ सड़क पर मुतवाजन रफ्तार में चल रही थी। मुझे शक है तुम पर। जैसिका ने गर्दन मोड़कर कार ड्राइव करते अनिल की तरफ देखा। कॉफ़ी पीने के बाद वो उसे आज फिर घर तक छोड़ने जा रहा था। कैसा शक? अनिल ने सामने शीशे से निगाह हटाए एक नज़र जैसिका पर डाली। वो भन में सुखेड़े बैठी थी। कुछ देर पहले तक वो किसी गहरी सोच में डूबी थी, अब अचानक पहलू बदलकर उसकी तरफ मुड़ी थी। तुम मुझे पहले से जानते हो? मतलब उस दिन कॉफ़ी शॉप पर हमारी पहली और अचानक मुलाकात नहीं थी? है? इसको कैसे पता चला? अनिल ने बामुश्किल अपनी सटपटाती कैफियत को संभाला, मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। दिमाग भी क्या दुरान जैसा है इसका। है? ऐसा लगा तुम्हें? मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जन्म जन्म से तुम्हें जानता हूँ। ओह जस्ट शट अप। जैसिका ने नखोश से नाक चढ़ाई। अनिल का कहकर गाड़ी में गूंज गया। तुमने उस दिन कॉफ़ी शॉप में मेरा नाम लिया था, हालांकि तुम मुझे नहीं जानते थे। फिर तुम्हें मेरे नाम का पहले से कैसे पता था? ओह, अच्छा तो मिस शर्ली साहिबा तब से ये सोच रही थी। वाह वाह, क्या याददाश्त है इनकी। मैंने तुम्हारा नाम लिया था? कब? कैसे? मस्नूई हैरत का इजहार किया, जबकि सेन जोर जोर से झांपड़ रसीद कर रहा था अपनी 80 बेवकूफ़ी पर। तुमने कहा, जैसिका, उस लड़की ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। वो पुरतजस्सुस लहजे में उसके चेहरे के बदलते रंग को जांच रही थी। उससे अनिल की हरकत उस दिन से ही मशकूक लग रही थी, और फिर उस दिन उसका पूरा नाम लेना। उस वक्त तो निक के रवैये को लेकर उलझी हुई थी, इससे उस बात को भूल गई थी। लेकिन आज फिर याद आ जाने पर माथा टनका। हाँ, तो उससे पहले तुम्हारा वो निक तुम्हारा नाम ले चुका था, तो मैंने भी ले दिया। इसमें ऐसा क्या? लहजे को नॉर्मल रखते हुए कंधे उचकाए। उसे झूठ बोलने से सख्त नफरत थी, लेकिन दुरान की मोहब्बत उससे हर उल्टा काम करवाती थी। निक? जैसिका ने हैरत से भनवें उचकाई। अंदाज ऐसा था जैसे उसका झूठ पकड़ चुकी हो। हाँ, निक ने तुम्हारा नाम लिया। मैंने भी फौरन अज़्ज़बर कर लिया। खूबसूरत लड़कियों के नाम जल्दी याद हो जाते हैं मुझे। निक मुझे जैसी कहता है। नाक चढ़ाकर मालूमात में इजाफा किया। हाँ, लेकिन उस दिन घबराहट में उसे जैसिका कहा था। बशस सा जवाब दिया, थूक निकला। अच्छा, मुझे तो याद नहीं। मुझे याद है, दरअसल मैं बहुत ज़हीन हूँ। पतीसी निकाले अपनी तारीफ की। जैसिका ने मुंह बसोरकर रुख सीधा किया। चले, कोई खूबी तो है आप में। बहुत खूबियाँ हैं, मिलती रहेंगी तो धीरे धीरे सब पता चलेंगी। मायने के इस अंदाज में आंख को कोना दबाकर कहा। उसकी इस हरकत पर जैसिका तो जैसे भड़क उठी। गाड़ी रोको, सख्ती से कहा। क्या हुआ? सटपटाकर उसके सुर्ख होते चेहरे को देखा। मैंने कहा गाड़ी रोको। अरे भाई, क्या हुआ है? डरते हुए हैरत से पूछा।
तो होनहार चुड़ैलों की तरह घूर कर रही थी। लड़के सब के सब एक जैसे होते हैं, निक से बचाकर अब अपने जाल में फंसा रहे हो। देखो, गलत समझ रही हो तुम। मुझे उस घटिया निक से मत मिलाओ। सब समझती हूँ मैं, गाड़ी रोको फौरन। जेसिका ने सख्ती से डैशबोर्ड पर हाथ मारा। नहीं, यहाँ बहुत सुनसान है, घर पर ही उतारूंगा। जेसिका के अचानक गुस्से को देखकर एक लम्हे के लिए वो गड़बड़ा गया, फिर फौरन संभल कर इनकार किया। वो दांत पीसते हुए सीधी हुई और सीने पे हाथ बांधे खिड़की से बाहर देखने लगी। दौरान तेरे चक्कर में इज्जत का फलूदा बन रहा है। दांत पीसते हुए सोचा और सर झटक कर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। रोज के मामूल के मुताबिक कानों में पड़ती तलावत की आवाज़ पर उसे धीरे से आंखें खुली। वही पलंग, वही दरो दीवार, जिसे वो मुसलसल पिछले 5 दिनों से हर सुबह आंख खोलने पर देखता था। उसे लाहौर में और उस घर में आज 5वां दिन था। सर की चोट जल्दी ठीक हो गई थी, लेकिन टांग की चोट में तकलीफ ज़्यादा थी। बड़े मियाँ, जिनका नाम अहमद बेग था, वो नहायत पुरखलूस, शाइस्ता मिजाज और नेक इंसान थे, जिनकी शफकत ने 5 दिन के अंदर ही तुरान की सोच बदल कर रख दी थी। वो जो बचपन से मौलवी तबके से मुतनफ़र था, अहमद साहब की शख्सियत ने उसकी नफ़रत को मोहब्बत में बदल दिया था। हर जगह, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो शोबा इतना हसास होता है कि उससे मौजूद बुरे लोग चंद ज़हनों पर गलत छाप छोड़ देता है। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ था। बड़े मियाँ रोज़ सुबह 6 बजे से 7 बजे तक बरामदे में बैठकर तलावत करते थे और उसकी आंख पहली आयत पर ही खुल जाती थी। हर बार की तरह जिस्म के रोंगटे खड़े होने लगते और दिल को एक अनजाना सा सुकून मिलने लगता। वो आहिस्ते से पलंग पर उठ बैठा, कंबल हटाकर जख्मी टांग बाहर निकाली। जख्म बहुत हद तक सूख चुका था। पलंग के नीचे पड़ी चप्पल को पाँव में फंसाकर छोटे छोटे कदम उठाता कमरे के दरवाजे तक आया। अहमद साहब, जो मोहित तलावत थे, किसी के पास आकर खड़े होने के एहसास से तलावत के अख्ताम पर मुंदी पलकें खोली। दुल्हन दरवाजे के पट पर हाथ रख के खड़ा था। अरे वाह वाह, माशाल्लाह। इधर आओ। दुल्हन को यूं आज बाहर देखकर वो पुरजोश हुए, बशाशत से मुस्कुराते सामने लगी कुर्सी की तरफ इशारा किया। दर्द कैसा है? जी, काफ़ी बेहतर। दुल्हन ने संजीदगी से जवाब दिया। वो कुर्सी पर पुरजुमान हुआ, होशी से चमकती आंखों के साथ उसे देख रहे थे। बहुत खूब, बहुत खूब। चलो, चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए। कुर्सी के बाजू पर वसन दिए अपनी जगह से उठे। दुल्हन ने सिरत से बाजू ताने रोका। ना, नहीं। अहमद साहब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कुछ झिझक थी शायद। वो खामोश रही, क्योंकि दुल्हन के मुंह से खुद सुनना चाहते थे। मेरा मतलब है, आप पहले तलावत मुकम्मल करें। दुल्हन ने आहिस्ते से कहा। वो मुस्कुराए और चमकती आंखों के साथ कुर्सी पर फिर से बैठ गए। मुझे सुननी है तलावत। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। दुल्हन ने बात मुकम्मल की और झुका सर उठाकर उनकी आंखों में देखा। पुरनूर सा चेहरा और दिल को तमानियत बख्शती मुस्कुराहट। वो बहुत पुरवकार शख्सियत के मालिक थे। अरे नहीं बेटा, मेरी आवाज़ का कोई कमाल नहीं है। अल्लाह का कलाम खूबसूरत है। इसे कोई भी दिल से अदा करे, ऐसा ही लगेगा कि उसकी आवाज़ खूबसूरत है। नहीं, मैंने आज से पहले इतनी सहरंगेज़ तलावत नहीं सुनी। दुल्हन ने निगाहें उनकी आंखों में गाड़ते हुए वसोक से तारीफ की। वो खामोशी से दुल्हन को गहरी नजरों से देख रहे थे। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद उनकी आवाज़ गूंजी। सीखना चाहते हो? बहुत गहरी मुस्कुराहट थी। दुल्हन अपनी जगह पर साकिन हो चुका था। वो सवाल पूछ रहे थे और उसके जहन में कितनी ही आवाज़ों की पेशकश गूंजने लगी। वो मुंतज़िर निगाहें जमाए बैठे थे। दुल्हन ने अस्बात में सर हिला दिया। दिन को अलविदा कहती एक और शाम बेवरली हिल्स में साय फैला रही थी। पहाड़ों की ओट में छुपकर गुरूब होने से पहले नारंगी सूरज अपनी तिरछी किरणों से आसपास के आसमान को रंग रहा था। तुरांग विलास के उस कमरे की ये दीवार, जो शीशे की बनी थी, सफ़ेद बरामदे और नीले पानी वाले स्विमिंग पूल से आगे उस सारे मंजर को वासिया करती किसी सुनहरी का मंजर पेश कर रही थी। कमरे के वस में लगे बेड पर वो घुटनों से जरा ऊपर तक नीले रंग के कंफर्टर को ओढ़े बैकग्राउंड से टेक लगाए हुए थी। गोद में धरी किताब पर नसें झुकी थीं। दोनों अतराफ के गालों की ऊपरी हड्डियां और चेहरे की पिलाहट बीमारी के बाद की कमजोरी की आकाश सी। आंखें खोलती तो यूं लगता चेहरे पर अब ये बड़ी बड़ी आंखें हैं सिर्फ। ये स्याह गाउन नुमा फ्रॉक था, जिस पर सूख फूल बने थे, जिसके ऊपर वो सुर्ख शॉल को बड़े सलीके से कंधों पर डालकर लपेटे हुई थी। तबीयत को संभले 2 दिन हो चुके थे। 1 हफ्ते और 3 दिन के बाद उसके बहुत इसरार पर नर्स को रुखसत कर दिया गया था, जबकि डॉक्टर अभी भी मुआयने के लिए आता था।
दुआ की मिकदार अब कम हो गई थी, जिसके बायस सर का भारीपन भी कम हो गया था। तबीयत बेहतर होते ही वो नमाज और कुरान की पाबंदी करने लगी थी, जिससे दिल पर मौजूद भारीपन भी बहुत हद तक कम हो गया था। अल्लाह ने उसे नई ज़िंदगी दी थी और वो अल्लाह की इस बख्शी हुई नेमत का शुक्र अदा करने में देर नहीं करना चाहती थी। अब भी असर की नमाज के बाद से अब तक वो बड़े नमाक से किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। अचानक बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सर ऊपर उठाया, तुरान कमरे में दाखिल हो रहा था। एक सरसरी निगाह डालकर फिर से किताब पर सर झुका दिया। पिछले एक हफ्ते से दोनों के दरमियान इसी खामोशी का राज था। गहरी मेहरून लेदर जैकेट के नीचे सफ़ेद टी शर्ट और नीली जीन्स पहने वो आज मामूल के बरखिलाफ ताज़ादम लग रहा था। उसकी वजह शायद आज शूटिंग से जल्दी पैकअप करना था। दोपहर को पैकअप के बाद वो अनिल के साथ शॉपिंग के लिए निकल गया था। हाथ में पकड़े पैकेट को दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए वो ड्रेसिंग रूम की बजाय बेड की तरफ बढ़ रहा था। चंद सेकंड्स के बाद ही वो जवेरिया के सर पर खड़ा था, जो मामूल के मुताबिक उसके वजूद से बेइतनाई बरतते किताब में महू थी। तुरान ने कुछ दूर रखी कुर्सी को पास किया और बैठ गया। वह खामोशी से उसे देख रहा था। तुरान की खुद पर पड़ती मुसलसल निगाह की वजह से वो ज़्यादा देर के लिए लापरवाही नहीं बरत सकी। उलझ कर सपाट चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। अंदाज ऐसा था जैसे पूछ रही हो, जी कहिए, क्या कहना है। वो तो जैसे उसके मतवज्जा होने के इंतजार में था। कैसी तबीयत है? मतवासन लहजे में बेतकल्फी से पूछा। मैरून जैकेट में खिलता चेहरा और पूरे बालों की एक तरफा मांग निकाले सूरज की किरणों के मुखालिफ बैठा वो इस हसीन शाम का हिस्सा लग रहा था। अच्छी हूँ, सपाट लहजे में जवाब दिया। वही बेरूही, वही रूखापन। ये मोबाइल लाया था मैं। पैकेट जवेरिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बड़ा अपनायत भरा लहजा था। मुझे ज़रूरत नहीं इसकी। तुम्हें ना हो लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है ये कि ये तुम्हारे पास हो। मैंने इसमें अपने और अनिल के दोनों नंबर सेव किए हैं। वाह, क्या एहसान किया था जनाब ने। शबैया ने बिना कुछ कहे पैकेट थाम कर मेज़ पर रख दिया और बेरूही से फिर किताब पर निगाहें जमा दी। तुरान अभी भी वहीं पर जुबान था। गो कि तुरान का बदला रवैया उससे मुखफ़ी नहीं था, लेकिन उसे उसके तरस खाती निगाहों से बेचैनी हो रही थी। माना कि वो उसके रहमो करम पर थी, लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी। अगर वो मौत के मुंह से वापस आ सकती थी तो इतनी मजबूत भी थी कि सामने बैठे उस शख्स से दीवानावार मोहब्बत को अपने अंदर ही दफन कर सकती थी। वो जानती थी दुरान मलिक ने हमेशा अपने इर्द गिर्द उस जैसी और उससे भी कहीं ज़्यादा हसीन लड़कियों को मंडलाते, आहें भरते और सब कुर्बान करते देखा है। मगर उसको मोहब्बत दुरान की सूरत और दौलत से तो नहीं थी। उसकी मोहब्बत उसके गिर्द मंडलाने वाली लड़कियों जैसी नहीं थी। वो तो मोहब्बत में मरफत के उस मुकाम पर थी जिसको शायद दुनिया वाले इश्क का नाम देते हैं। इश्क में आशिक को महबूब से वापसी मोहब्बत या चाहत मतलूब नहीं होती। वो तो तब भी दुरान से मोहब्बत करती थी जब उससे ये तक मालूम नहीं था कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं। तो अब उसके निकाह में होकर वो कैसे उस पत्थर के सनम को दिल से निकाल सकती थी। लेकिन उसे अब जिंदगी में किसी मोहब्बत के आगे कमज़ोर नहीं पड़ना था। माँ बाप की मोहब्बत में एक दफ़ा कमज़ोर होकर उससे अल्लाह को बुलाया था, लेकिन अब दुरान की मोहब्बत में कमज़ोर पड़कर वो अपनी खुदारी और मान को नहीं गंवाना चाहती थी। वो मान जो हर मुसलमान को खुद पर होना चाहिए कि दुनिया की हर मोहब्बत फ़ानी है, हर चीज़, हर वजूद फ़ानी है। जो दाइम है वो अल्लाह है और मोहब्बत दाइम से करो तो पछताना नहीं पड़ता। उसे भी बेशक दुरान से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के आगे वो उस जैसी हज़ारों मोहब्बतों को छुपा सकती थी। वो सोचों के भावर में उलझी उसकी निगाहों को खुद पर मरकूज़ महसूस कर रही थी। दुरान कुर्सी पर बैठा मुसलसल अपनी पेशानी से ला रहा था। उससे अपने दिल से इस बेईमानी और दगा की हर किस तवक्का नहीं थी कि वो चंद दिन में ही किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। वो उससे अच्छी लगने लगी थी, नहीं बल्कि बेतहाशा अच्छी लगने लगी थी। कल तक जो दिल चाहता था वो खामोश रहे, आज वही दिल चाहता था वो उससे बातें करे। उसकी मधुर आवाज़ सुनने को कान तरस गए थे और वो थी कि एक हफ्ते से उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। तुरान मलिक ने आज से पहले अपने आप को और अपने दिमाग को इतना बेबस नहीं पाया था। वो उस लड़की की सोच तक कभी नहीं पहुंच पाता था और अब भी तो शिद्दत से दिल चाहता कि वो जान सके कि जवेरिया उसके बारे में क्या सोचती है। वो जिंदगी में पहली बार ज़हनी और दिली तौर पर किसी इंसान की मोहब्बत में इस पूरी तरह गिरफ्तार हुआ था, लेकिन अस्सी अना और खुद की नाकाबिले बर्दाश्त आदतें आड़े आ रही थीं। वो बहुत उलझा हुआ इंसान था, अपनी शनाख्त अपनी खोज में भटका हुआ, जिसे खुद के गुस्से पर काबू नहीं रहता था।
उससे जुड़ा हर रिश्ता हमेशा उससे दूर हो जाता था। वो जिससे आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी, वो उससे अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन अल्फाज से कि ज़ुबान तक आकर साथ छोड़ रहे थे। जावेरिया। अपनी सोचों से झगड़ते बेसाख्ता वो उसका नाम पुकार गया। जावेरिया ने किताब पर झुका सर ऊपर उठाया। वो शायद कुछ कहना चाह रहा था। वो उस दिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। लॉक आतन 2 दफ़ा घुमा दिया और मेरा इरादा इतनी देर बाहर रहने का था भी नहीं। ये दुरान मलिक ही था, शाइस्ता नादिम लहजा। और अब दोनों हाथों को आपस में मिलाए कोहनियों को घुटनों पर टिकाए अपनी सफाई दे रहा था। आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं, गलती मेरी ही थी। आपने पहले दिन से ही कह दिया था कि मैं बिला ज़रूरत आपसे बात ना करूं, लेकिन मैं पास नहीं आई तो उसकी सज़ा थी। अब आइंदा से ख्याल। नहीं, मेरी गलती थी। मैं बहुत गुस्सा कर गया था। दरअसल मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी। जवेरिया की बात फौरन काट कर वो तेज़ी से अपनी बात मुकम्मल कर गया। एक गहरी निगाह उसके चेहरे पर डाली, पुरसुकून चेहरा, वो चेहरा जो अब उसे दुनिया का सबसे हसीन चेहरा लगने लगा था। वो घर में होता या शूटिंग में, हर पल वो उसकी नसों के आगे घूमता रहता था। इट्स ओके। वो सपाट लहजे में मुख्तसर जवाब देने के बाद बेनियाजी से निगाहें किताब पर झुका चुकी थी। उसका यूं फौरन माफ़ कर देना तुरान को बुरी तरह बेचैन कर गया। कम अज़ कम वो उसे इस बात पर खरी खरी सुना सकती थी, लेकिन उससे तो 2 लफ्ज़ों में ही बात खत्म कर दी। थैंक यू। तुरान ने लब भींचे आहिस्तगी से कहा और फिर उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि वो अब उसकी पुश्त को घूर रही थी। सुबह के 11 बजे नाश्ते के फ़ौरन बाद दुरान विलास के सिटिंग रूम में इस वक्त 3 नफूस मौजूद थे, रूबी, असवन मलिक और बुरहान। बुरहान उन दोनों को नाश्ते के बाद यहाँ सिटिंग रूम में कोई हाथ बात करने के लिए लाया था, और फिर उससे जो हाथ बात की वो बाकी दोनों नफूस के सर पर बम की सूरत पड़ी। रूबी एकदम सोफे पर से उठी। वो 1 साल से चुपकर किसी मार्लिन नामी मॉडल को डेट कर रहा था, और अब उससे शादी करने की ना सिर्फ ख्वाहिश जाहिर कर रहा था, बल्कि बता रहा था कि वो शादी करने जा रहा है। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? पता भी है क्या कह रहे हो? अब ऐसी भी क्या अनोखी बात कर दी मैंने? बुरहान ने कंधे उचकाए। रूबी दिल मिलाकर उस तक पहुंची और गुस्से से घूरती हुई उसके सामने खड़ी हुई। अनोखी? पन में सजाया इकट्ठी की। तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात करते हुए, जबकि तुम जानते हो सबरीना तुम्हारे साथ मंसूब है। बल्कि हम तो तुम दोनों की शादी के लिए उसकी एग्जाम्स खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, और तुम हमें यहाँ खड़े होकर अपनी आशिकी के किस्से सुना रहे हो। मामा, मामा कूल डाउन। मैंने कब कहा मैं सबरीना से शादी नहीं करूंगा? मैं उससे भी शादी करूंगा, लेकिन ये शादी मेरे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्लिन की वजह से मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म मिल रही है। बड़े इत्मीनान से वो एक के बाद दूसरा झूठ बोल रहा था। सबरीना उसकी बचपन की मोहब्बत थी, जिसे वो किसी सूरत नहीं छोड़ सकता था, लेकिन वो अभी इस शादी की असली हकीकत से किसी को आगाह नहीं कर सकता था। दूसरी शादी? बुरहान, सबरीना तुम्हारी पसंद थी नहीं, अब भी है। लेकिन मेरा ताल्लुक शोबिस से है। मुझे अपने करियर को भी देखना है। मार्लिन एक बहुत मशहूर मॉडल है और आने वाले दिनों में कामयाब फिल्म स्टार होगी। मैं अगर उसके साथ खबरों में इन हो गया तो समझो रातों रात शोहरत मेरे कदमों में होगी। वो पुरजोश लहजे में हार्वी और ब्रूस की तैयार करदा कहानी दोहरा रहा था। बकवास बंद करो अपनी। तुम समझते क्या हो खुद को? और कौन सी फिल्म? असवन मलिक, जो उस वक्त से सबके आलम में खड़े थे, गुस्से से रूबी के बराबर आ खड़े हुए। तुम आजकल हो किन एक्टिविटीज में? मुझसे बिना पूछे अपना पीए बदल लिया। सीरीज की शूटिंग पर वो नहीं जा रहे, और अब ये मॉडल। कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हो क्या क्या है तुम्हें? मैं अब टीवी एक्टर बनकर नहीं रहना चाहता बाबा। मैंने एक फिल्म साइन की है और आप दुरान को कुछ नहीं कहते। उसने भी तो यूं अचानक शादी की अपनी मर्जी से। गर्दन अकड़ाकर नखोद से मुंह फेरते हुए कहा। अब की बार असवन मलिक की पेशानी पर हैरत के शिकन नुमादार हुए। रूबी का तो मुंह खुल गया था। दुरान हमारा बेटा नहीं है, समझे? उस पर हम कोई हक नहीं जता सकते, लेकिन तुम हमारी औलाद हो। और ये फिल्म? फिल्म की बात पर असवन मलिक की हैरत अब भी कायम थी। हाँ, फिल्म। और खबरदार अगर आप दोनों में से किसी ने ये बात दुरान को पता चलने दी, वो तो वैसे ही मुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकता। उन दोनों की हैरत पर कोट को एक झटका देते हुए कहा। रूबी ने दांत पीसे और नाक गुस्से से भींची। फिल्म करो जो भी करो, लेकिन शादी तुम्हारी सिर्फ सबरीना से होगी। मैं शादी मार्लिन से ही करूंगा। आपको जो करना है करें। वो तुर्की व तुर्की गर्दन अकड़ाकर जवाब देता बाहर निकल गया। रूबी ने फौरन सर को एक हाथ से थाम लिया। उफ, ये लड़का, अब मैं सोनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। कुछ नहीं होगा।
बेफिक्र हो, बेवरली हिल्स में एक फ्लैट तक लेने की हैसियत नहीं इसकी, और दुरान इसे सबरीना को धोखा देने पर दुरांग विलास में नहीं रहने देगा। असवन मलिक ने आंखों को चुंदी किए बड़े वसक से कहा। बेफिक्र हो, मैं करता हूँ दुरान से बात। रूबी के परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए तसल्ली दी। फ़ोन छीन उस मनहूस से। एक जोर का धक्का पड़ा था और लड़खड़ाती हुई जमीन पर जा गिरी। नाक से और मुंह से खून बह रहा था। हिना का फोन सुनने के बाद वो कुछ देर तो कोमको कैफियत में खड़ी की खड़ी रह गई थी। हिना उसे यहाँ से भागने के लिए कह रही थी। ये कोई शादी नहीं थी, ये सौदा था। उसके माँ बाप को भारी रकम देना, उसे अपने साथ बाहर ले जाना, ये सब अनायत नहीं थी। ये सब बहुत बड़ी चाल थी जिसके पीछे एक क्रूर काम कर रहा था। एक एक करके उसे सारी बात समझ आने लगी थी। उसे यहाँ नहीं रहना था और बचने की राह फरार यहाँ अपने मुल्क में ही थी। वो फौरन कपड़ों की अलमारी की तरफ लपकी थी। कुछ ही देर में कांपते वजूद के साथ वो अपनी चीज़ें समेट कर बंगले के बैरूनी गेट तक पहुंचने में कामयाब हुई। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि दरवाज़ा खुलने के बाद जैसे ही वो गेट फलांगती, गार्ड की आंख उसी लम्हे खुल गई। वो अंधाधुंध सड़क पर भागने लगी। अभी डिफेंस की सड़कों पर भागते चंद मिनट ही गुजरे थे जब जीप पर सवार उन वहशियों ने उसे ढूंढ भी निकाला। वो 3 आदमी थे। उसे, उस बंगले और क्रो का मालिक, एक गार्ड और तीसरा लीदाओ। उन लोगों ने खूब मारने के बाद उसे वापस बंगले के तहखाने में ला पटका था। अब जब तक चीन नहीं जाते इसे बाकी लड़कियों से अलग रखना है। क्रो के मालिक ने गुर्राते हुए अपने साथ खड़े आदमी को हुक्म सादे किया। एक तरफ परेशान हाल लीदाओ खूनखार निगाहों से उसे घूर रहा था। फिक्र ना करें साहब जी, इसकी टांगें ना तोड़ देंगे। अब अगर भागने की कोशिश भी की इसने, हाँ, एहतियात के साथ। अब इसकी फ्लाइट भी चेंज करनी होगी, नहीं तो ये कुतिया बाकी सब लड़कियों को भी उगल देगी। सर, वो तो कोई मसला नहीं, हो जाएगी। पर इसके घर वाले, वो फ्लाइट में इससे मिलने के लिए आए तो उनको मैं संभाल लूँगा। कह देंगे अर्जेंट निकलना पड़ा, चलो अब ये सड़े यहीं पर। कल सारा दिन इसे खाना नहीं देना। वो हबासत से मूछों को ताव देते हुए कह रहा था। पास खड़े आदमी ने सर अस्वाद में हिलाया और फिर वो तीनों सीने की तरफ चल दिए। समझ में ये नहीं आ रहा कि इसको शक कैसे हुआ हम पर। साली मनूस कुछ बता भी नहीं रही। वो तीनों अब तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़ते महुई गुफ्तगू थे और वो फर्श पर लेटी पेट को धामे करा रही थी। इस जिंदगी में पहली ऐसी मार थी जो उससे खाई थी। तहखाने का दरवाज़ा बंद होते ही खूब अंधेरा छा गया था और इस वक्त वो इस बात से अनजान थी, ये अंधेरा उसे कहाँ से कहाँ ले जाएगा। गहरी नीली बुगाटी अटलांटिक मुतवाज़िन रफ्तार में बेवरली हिल्स की सड़कों पर दौड़ रही थी। हमेशा की तरह वो अपनी लाडली की ड्राइविंग सीट संभाले हुए था। ग्रे कोट पैंट में मलबूस स्टीयरिंग पर हाथ जमाए वो बज़ाहिर अनिल की बातें सुन रहा था, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जवेरिया उससे बात नहीं कर रही थी। वो चाहता था वो पहले की तरह उससे बातें करे, उसको राय, लेकिन वो यकसर बदल गई थी। बेफिक्र रहो, जैसिका बहुत समझदार है। निक तो क्या, अब वो और किसी लड़के पर भी इतबार नहीं करेगी। वो अच्छी लड़की है। निक उसका कॉलीग था और उस दिन उनकी वो फर्स्ट डेट थी। अनिल स्याह सूट में मलबूस हाथ हवा में हिलाते हुए उसे अपनी और जैसिका की मुलाकातों और निक की मालूमात के मुतालिक बता रहा था। वैसे बहुत तेज दिमाग है उसका भी। शक कर रही थी मुझ पर कि तुम जानते हो मुझे पहले से। अरे, मैं तो पहले डर गया कि पकड़ लिया उसने कि हम ही हैं जो हर महीने पैसों का पैकेट उस तक पहुंचाते हैं। बात करते करते वो दौरान की तरफ गर्दन मुड़े हंसा, लेकिन उसकी पेशानी पर पल उड़ता चेहरा देखकर अनिल की हंसी को फौरन ब्रेक लगी। दौरान, क्या हुआ? फिक्रमंदी से पूछा। दौरान ने जवाब देने के बजाय बस एक निगाह उठाने पर इक्तफा किया। उसे क्या पता था कि दिल ने ऐसी की तैसी कर रखी थी। कुछ दिन से देख रहा हूं तुम परेशान हो। नहीं संजीदा लहजे में मुख्तसर जवाब देकर जान छुड़ाई। हो तो अब मुझसे ये तो ना छुपाओ, क्या बात है? तुमने खुद ही तो बताया कि जवेरिया ने माफ कर दिया, फिर और क्या बात? ऐसी कोई बात नहीं, बिला वजह के वहम मत पालो। और प्लीज अभी कोई मम्मी डैडी ना बनना मेरे। ओके ओके, गुस्सा मत कर। अनिल ने हाथ खड़ा किए उसे गुस्सा न करने का कहा तो वो भड़क ही गया था, क्योंकि वो ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी ये कोमो कैफियत अजीब थी। अच्छा, वो फिल्म की तो शूटिंग लास्ट पर है, तो ब्रूस का जवेरिया से सामना कब करवाना है? कुछ मिनट के तवक्कुफ के बाद अनिल ने मौजू बदलते हुए अगला सवाल किया। नहीं करवाना। सपाट लहजे में सामने निगाहें जमाए जवाब दिया। वो ब्रूस और जवेरिया का सामना करवाना चाहता था, जहाँ जवेरिया उसे उसके सामने बताती कि ब्रूस ही वो आदमी था जिसने उसे ज़बरदस्ती उस दिन कमरे में भेजा था। फिर रंगे हाथों वो ब्रूस का गिरबान पकड़ लेता
रुत पर की गई प्लानिंग का मुंह तोड़ जवाब देता, क्योंकि फिल्म खत्म होने के बाद ही वो ये सब करना चाहता था और अब फिल्म अपने अख्ताम पर थी। दुरान के जवाब पर अनिल ने हैरत से उसके चेहरे को भागोर देखा। मतलब पहले यही तो प्लान था ना तुम्हारा के? हाँ, पहले था लेकिन अब नहीं। क्या ज़रूरत है ये सब करके उन लोगों को फिर से जवेरिया की याद दिलाने का? वो लोग पुरसुकून हो गए हैं तो बस ठीक है सब। तमानियत से सबब बताया। अब जोवेरिया को किसी तरह भी इस समाल में नहीं लाना चाहता था। मोहब्बत भी अजीब मर्ज होता है। कल तक उसे जवेरिया एक मोहरा लगती थी, जिस पर अगर उसे एहसान किया था तो वो भी उसके किसी काम आने वाली थी। लेकिन आज वो उसे किसी कीमती चीज़ की तरह सबकी नज़रों से बचा कर रखना चाहता था। उसके लिए वो हार्वी और ब्रूस के खिलाफ अपने अंदर जलती बदले की आग तक पहुंचा चुका था। तुरान के जवाब पर अनिल ने शाकी निगाहों से उसके सरापे का जायजा लिया। ये भी ठीक है। गहरी सांस लेकर पुरसोच लहजे में उसकी बात की तायद की और फिर एक आबरू चढ़ाए उसकी तरफ देखा। दौरान संजीदगी के सभी रिकॉर्ड तोड़े ड्राइविंग में मगन था। उस दिन रिसेप्शन पर दौरान की जवेरिया की दिलचस्पी को तो उससे बहुत हल्का लिया था, लेकिन अब उसकी ये मजनू जैसी हालत, जवेरिया के लिए फिक्र, उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। अच्छा, फिर ये शादी कब ख़त्म करनी है? अनिल ने गला खंगालते हुए मायने के इस लहजे में सवाल किया। दौरान की घबराहट मुफ्फी नहीं रही थी, लेकिन वो बहुत बड़ा धकार था। फौरन अपनी हालत को संभाला। अनिल ने अपने सवाल की मज़ीद वजाहत पेश की। तुम उसे पब्लिक के सामने लाए ही नहीं। सबके सामने लाओ, खबरों में आओ, फिर ही उसे छोड़ना ड्रामा नहीं लगेगा। इस सब की भी ज़रूरत नहीं। निगाहें चुराते हुए जवाब दिया। अनिल ने बामुश्किल अपनी हंसी को लबों में दबाया। मतलब तुम नहीं छोड़ रही उसे? मैंने ऐसा कब कहा? बुरहान और सबरीना की शादी है नेक्स्ट वीक, उसके बाद सोचता हूँ कुछ। फौरन माथे पर बल डाले जवाब दिया। ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। ठीक है, उसके बाद डाइवोर्स पेपर तैयार करवाते हैं। गाड़ी की रफ्तार अचानक तेज हुई थी। अनिल ने बेख्तियार उमड़ आने वाली हंसी को छुपाने की खातिर चेहरे का रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया। दुरान मलिक उर्फ दुरांग, बेशक तुम्हारा ये जिगरी तुम्हारी तरह सबकी सोच परखना नहीं जानता, लेकिन जाने मन, जाने जिगर, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, ये जानना अनिल यूसुफ के बाएं हाथ का खेल है। सड़क पर भागती दौड़ती ट्रैफिक पर निगाहें जमाए वो अपनी दिलफरेब मुस्कुराहट को गहरा कर गया। स्याह गाड़ी सुसरोई से दुरांग विलास के खुले गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। ग्रे रंग के बंद गले वाले स्वेटर में मलबूस वो गाड़ी की पिछली जिस पर परचुमान था। आज उससे दोपहर को ही ज़बरदस्त शूटिंग का पैकअप करवा दिया था। अनिल को कुछ शॉपिंग करनी थी। उसे मार्केट छोड़ने के बाद वो सीधा घर आ गया था। वो मोबाइल पर निगाहें जमाए बैठा था जब ड्राइवर ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। मोबाइल स्क्रीन को बंद करते हुए जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, निगाह सामने लॉन में मौजूद चवेरिया पर और हुसैन पर पड़ी। कदम वहीं ठक रखे। मोहतरमा भूरे रंग के लंबे कोट में मलबूस सर पर स्कार्फ ओढ़े मजे से स्विमिंग पूल के करीब लगी कुर्सी पर परजुमान रोसेन की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। जहाँ दौरान के चेहरे की सख्ती पड़ी, वहीं पेशानी पर फिक्रमंदी के बल पड़े। फ्रेड ने अभी उसे कमरे से बाहर की दरजा रात में निकलने से मना किया था। उसके दिमाग की झली अभी इतनी कम दर्जा हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दुरान सख्ती से लब भींचे तेज तेज कदम उठा था। चंद सेकंड से ही उसकी कुर्सी के पास उसके सर पर खड़ा था। वो आज यूं अचानक दुरान के जल्दी आ जाने पर घबरा गई थी। दुरान सख्ती से लब भींचे तेज तेज कदम उठा था। चंद सेकंड में ही उसी कुर्सी के पास उसके सर पर खड़ा था। वो आज यूं अचानक दुरान के जल्दी आ जाने पर घबरा गई थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? कमरे से बाहर क्यों निकली? गुस्से में भरा वो एक ही सांस में ताबड़तोड़ सवाल कर गया। पता है ना बाहर कितनी सर्दी है। ऊंची आवाज में डांटा। जवेरिया ने काम कर आंखें बंद की, लेकिन अगले ही लम्हे चेहरा पूरे इत्मीनान से ऊपर उठाया। मुझे कमरे में घुटन हो रही थी और गर्म कोट पहना तो है। घुटन? माय फुट। वो अब गुस्से से रोसेन की तरफ पलटा। रोजेन, आप क्यों लेकर आई बाहर इसे? जब मैंने मना किया था आपको कि जितना भी कहें इनको बाहर नहीं लाना अभी। रोसेन ने घबराकर सर नीचे झुकाया। उसका कोई कसूर नहीं, उस पर गुस्सा मत करें। मैं खुद बाहर आई हूँ। इतना क्यों चीख कर तमाशा कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा मुझे। जवेरिया ने रोसेन की शर्मिंदगी पर फौरन रोब से वजाहत दी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। दांत पीसे गुस्सेली निगाह उस पर डाली जिसकी जान अब बहुत अजीज थी। और रोजेन आप, जब तक फ्रेड परमिशन नहीं देता ये कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। फौरन इसे कमरे में लेकर आए। गुस्से में भारी होती आवाज में डांट कर कहा और वे कदम दखली दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अच्छी धुन से, जैसे मैं और मेरी हर सांस तुम आपकी गुलाम हो।
तुरान की पूछो गुस्से से घूरती वो रोसेन की तरफ पलटी। रोसेन, सो सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से। मैम कोई बात नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई सर को यूं किसी एक रिश्ते के लिए फिक्रमंद होता देखकर। दरअसल वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। रोसेन ने मुबहम सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए कहा। नाक बोलाया ऐसे ही सहंकारा भरा। चले, अंदर चले। रोसेन ने हाथ के इशारे से चलने के लिए कहा। जब वो कमरे में पहुंची, तुरंत वॉशरूम में था शायद। गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखती पैर पटकती बेड पर आई और बैठ गई। यहाँ के डॉक्टर भी अजीब थे। 2 हफ्ते होने को आए थे, अब तक इतनी एहतियात। वो तंग आ गई थी। गुस्से से इस हसीन पिंजरे पर निगाह घुमाई जहाँ वो कैद होकर रह गई थी। अचानक से नाक में खारिश का एहसास हुआ और फिर आंखों में पानी इकट्ठा होने लगा। उससे छींक आ रही थी। जैसे ही दौरान वॉशरूम से बाहर निकला, वो पूरा मुंह खोले हुई थी। अच्छी। जोइया की छींक पूरे कमरे में गूंजी थी। दौरान ड्रेसिंग रूम से नाइट ट्राउजर शर्ट से तन किए अब सोफे की तरफ बढ़ रहा था जब उसकी छींक की आवाज़ पर झटक कर रुका। मोहतरमा को एक छींक नहीं, एक साथ छींकें आ रही थीं और अब दोनों हाथों से चेहरा ढांपे छींक रही थी। फिर बेहाल सी बेड के अतराफ में लगे शीशों से टिश्यू उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो निगाह सामने गुस्से से घूरते दौरान पर पड़ी। जवेरिया ने फौरन अजल होकर निगाह चुराई। वो गुस्सीली मगर फिक्रमंद निगाहों से उसे घूर रहा था। जवेरिया ने जबरदस्ती चींकू का गला घूंटा। इस अमल से आंखों में पानी जमा होने लगा। चींकू से जान छूटी ही थी कि नाक से पानी बहने जैसा एहसास होने लगा। उसने फौरन टिश्यू को नाक के आगे रखा। कुछ देर उसको यूं ही घूरने के बाद वो इंटरकॉम की तरफ बढ़ा। इंटरकॉम उठाया, कान से लगाया, जबकि एक हाथ कमर पर धरा था। दिल तो चाह रहा था जवेरिया की इस लापरवाही पर झाड़ कर रख दे। रोसेन के इंटरकॉम उठाने का इंतजार करता वो लब भींचे सब की कैफियत में खड़ा था। वो कन अखियों से बार बार उसकी तरफ देखती खुद को नॉर्मल साइड करने की कोशिश में थी। किताब उठाकर जल्दी से खोली, गोद में रखी और सर उस पर झुका दिया। ओह मेरे अल्लाह! दुरान की बात सच हो गई। आज ही तो निकली थी और आज ही इसको जल्दी आना था। दुरान के जल्दी आने और उसे यूं पकड़ लेने पर गुस्सा आ रहा था। रोज़ेन, 2 ब्लैक कॉफ़ी भिजवा दें मेरे कमरे में अभी। दुरान इंटरकॉम की दूसरी तरफ रोसेन को कॉफ़ी का हुक्म सादर कर रहा था। इंटरकॉम को वापस रखने के बाद वो टीवी ऑन करता हुआ सोफे पर बैठ गया। चेहरे पर ताहन्नुस सख्ती कायम थी। जवेरिया अब खामोशी से बार बार टिश्यू से नाक को रगड़ रही थी। दिमाग की झल्ली का इन्फेक्शन अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। लॉन में दौरान का गुस्सा बचा था। उसे गर्म कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए था। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर दौरान ने गर्दन मोड़ी। कम इन। रोसेन दरवाज़ा खोलकर ट्रॉली की सीटी कमरे में दाखिल हो रही थी। ट्रॉली पर कॉफ़ी के मग और कुछ खाने के लवाजमात रखे हुए थे। वो कमरे के वस में ट्रॉली छोड़कर हाथ बांधे बाहर चली गई। थ्रॉन ने ट्रॉली पर से कॉफ़ी का एक मग उठाया और नंगे पांव चलता हुआ बेड के करीब आकर मग जवेरिया की तरफ बढ़ाया। वो सर नीचे किए मसलसल नाक पर टिश्यू रखे ऐसे किसी साफ कर रही थी। मुझे ब्लैक कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। चेहरा झुकाए खोटी आवाज़ में इनकार किया। ज़रूरी नहीं, हर वो चीज़ जो हमारे लिए बेहतर हो, वो हमें अच्छी भी लगे। रूप से कहता वो अब भी मग उसकी तरफ बढ़ाए हुए था। मैंने कभी नहीं पी, मुझे चाय। तुम्हारी जो हालत हो रही है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। चाहे फिर कभी पी लेना, वो तो वैसे भी तुम्हें अपने हाथ की बनी पसंद है। ये इतना बोलने क्यों लगा है? झवेरिया ने बिना चेहरा ऊपर उठाए सरहद से हाथ बढ़ाकर टिश्यू बॉक्स से अगला टिश्यू निकाला। तुरान ने उसके झुके सर को घूर कर देखा, फिर मग में इस पर रखकर उस पर झुका। मेरा ख्याल है, मुझे मेडिसिन वाला ही तरीका। उसके स्कार्फ की तरफ हाथ बढ़ाते अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि झवेरिया ने बदक कर सर ऊपर उठाया। पीछे हटे, पी रही हूँ मैं। तेजी से हाथ बढ़ाकर मेज पर से मग उठाया और दोनों हाथों के दरमियान में जकड़ लिया। वो अब भी सर पर खड़ा था, शायद उसके खून भरने का इंतजार था। अजीब इंसान है, अब क्या कॉफ़ी पिलाने के लिए भी हाथ बांध देगा? पेशानी पर नागवारी से बल डाले, मग के किनारे को लबों से लगाया और खून भरा। कॉफ़ी सही ब्लैक और कड़वी थी, अलग तक कड़वा हुआ, बेतहाशा पूरी शक्ल बनाई। उससे वाकई पहले कभी ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी थी। जिंदगी में पहले ही इतनी कड़वाहटें थी, उनमें एक इजाफा कॉफ़ी का कर ली थी। हल्की से ही तुरान अब ट्रॉली पर से अपना मग उठाए सोफे की जानिब जा रहा था। वैसे एक दफ़ा सुनैना की जिद पर उससे कॉफ़ी चखी ज़रूर थी, लेकिन वो इतनी कड़वी तो नहीं थी जितनी कड़वी ये थी। अगला खून भरकर तुरान की तरफ देखा, जो बड़े मज़े से टीवी स्क्रीन पर निगाहें जमाए कॉफ़ी पी रहा था। उसे तो मतली जैसा एहसास हो रहा था। वो कैसे आराम से खून पर खून ले रहा था। अब समझ आया, इसी कड़वाहट में इसीलिए कमी नहीं आती।
इतनी कड़ी कॉफ़ी जो पीता है। बदमज़ा सूरत बनाए सोचा, एक चोर नज़र दुरान पर डाली और मग को मेज़ पर रखने के लिए लंबा पासो किया। कॉफ़ी का एक घूंट भी नहीं बचना चाहिए। दुरान की बारहों आवाज़ गूंजी। उसका हाथ रुका और बेबसी से वापस मग को मुंह तक ले गया। क्या मुसीबत थी? क्या वो किसी जेल में थी? नहीं, उसकी कैद में। लेकिन क्यों भाई? उसकी कैद में क्यों? वो खुद से सवाल करती उलझ कर रह गई। जल्दी से बाकी कॉफ़ी हल्क में जहर मार कर उंडेली और मुंह बसोरते हुए मग वापस मेज़ पर रखा। तुरान के पलट देखने पर नहू से नाक भींचे मग उठाकर उल्टा किया। उसका अंदाज ऐसा था कि वो बेसाख्ता हंस दिया। नहीं, वो हँसता है। इनफैक्ट उसकी हँसी बहुत खूबसूरत है। अनिल की बात कर सेन भी खींच गई और दुरान की हंसी देखकर धड़कते दिल ने अनिल की बात की तस्दीक की। वो बिना आवाज़ मगर मुकम्मल हंसा था। भला शोभा, उसकी तरह उसकी हंसी भी मुकम्मल हुस्न रखती थी। दिल, जो उसकी हंसी पर अपना सारा गुस्सा त्याग देने को तैयार बैठा था, बड़ी मुश्किल से उसे काबू में करती वो नसें किताब पर झुका गई थी। कुछ देर दौरान की निगाहें खुद पर महसूस हुई, लेकिन फिर वो टीवी की तरफ मुतवज्जा हो चुका था।